हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ मार्क्सन फार्मा के रिज़ल्ट के बारे में। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले कुछ और बातें करते हैं आपके साथ। सबसे पहली बात करेंगे कि भाई देखिएगा, मार्क्सन फार्मा को हम थैंक्स करेंगे और मार्क्सन फार्मा को का जो थैंक्स बनता है वो इसलिए बनता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने कमाया। तो मार्क्सन फार्मा से जो प्रॉफिट हमने कमाया उसमें देखिएगा, हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं भगवान का कि जिसने हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी, हमारा ध्यान इस तरफ केंद्रित किया कि एक अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी की तरफ हम गए। दूसरा, हम करना चाहेंगे कंपनी की मैनेजमेंट को। तीसरा, जो मार्केट है उसके अंदर एक बुलिशनेस स्पेशली फार्मा के अंदर आई उसको, और इसके अलावा जो प्रॉफिट अभी हमने कमाया और उम्मीद करते हैं आगे भी चल के हम मार्क्सन फार्मा से एक अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाएंगे। इसके बाद मैं आप सभी लोगों से जो है एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं जहाँ पर कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि आप लोग, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी हमारा चैनल देखते हैं और वो बताते हैं कि उनके बच्चे आपको हेलो फ्रेंड्स अंकल बोलते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा मुझे, आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जो बच्चे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्पेशली। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार और स्नेह। इसके बाद अगर हम बात करें कि मार्क्सन फार्मा से क्या उम्मीद की जा रही थी, देखिए आज मैंने स्पेशली वो चीज़ें लिखी हैं जो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं या जो मुझे एहसास हो रहा है आपकी बातों से, जो या मुझे मैसेजेस मिलते हैं। तो सबसे पहला, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्क्सन फार्मा। हम लोग क्या उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि बात करने में तभी मजा आएगा कि हमें बताओ कि हम क्या उम्मीद कर रहे थे। तो देखिएगा, मैं रिजल्ट से उम्मीद कर रहा था कि एक अच्छे रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत बढ़िया आएंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मुझे लग रहा था थोड़ा सा जो है चैलेंजेस आएगा, और उसका रीज़न भी मैंने आपके साथ पीछे जब अपने शेयर्स बेचे थे तब भी उसके आसपास भी एक वीडियो शेयर की थी, उसमें भी मैंने बताया था। क्योंकि देखिएगा, जो मार्क्सन फार्मा है उसमें थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय टेवा फार्मा के हैं वो इनके ओन रोल रहेंगे और अभी वहाँ पर जो है अपग्रेड किया जा रहा है प्लांट को। तो वहाँ पर जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो ड्रग्स बनेंगी वो जो मतलब क्वांटिटीज़ हैं या जो अपग्रेडेशन है वो कुछ समय बाद होगा। तो वो लोग अभी फुलर यूटिलाइजेशंस जो है नहीं कर पाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का, यानी कि जो मैन पावर है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें मार्जिन पे प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। दूसरी बात ये कि जो है फ्रेट के जो चार्जेस हैं वो अपने बेस्ट थे, खर्चे सबसे निचले स्तर पे थे पिछले क्वार्टर में। इसके अलावा हमें ये लग रहा था कि थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ सकती है कहाँ पर, इस क्वार्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम क्वार्टर थोड़ा सा ये मान के चल रहे थे कि भाई ईपीएस थोड़ी सी स्लाइटली लोअर साइड आ सकती है, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर था वो बेस्ट क्वार्टर था और मुझे लग रहा था कि उसके थोड़ा सा नीचे ही ईपीएस आएगी। इसके बाद हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके साथ साथ शेयर प्राइस से क्या एक्सपेक्टेशन थी, तो शेयर प्राइस की एक्सपेक्टेशन देखिएगा मेरी थी 108 रुपये की शॉर्ट टर्म के अंदर, यानी कि इस साल के लिए हमारा था कि 108 रुपये का भाव इस शेयर्स में आना चाहिए। बाजार ने क्या किया, बाजार ने इसका भाव कर दिया 122 रुपये, 122, हमारी उम्मीदों से भी अच्छा, तो वो और भी अच्छा रहा। अब जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली वो तो सोच रहे होंगे कि यार अच्छा नहीं रहा हमारे लिए, जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया वो कह रहे हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा। तो ये एक मिक्स्ड ओपिनियन जो है हो सकता है आपका, और इसमें मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ तो मैं ज़्यादा बीच में नहीं लेके जाऊँगा आपको। अब यहाँ पर हम कुछ चर्चा करेंगे कि भाई जो कंपनियां हैं वो पूरी ग्रुप कंपनीज हैं, तो वो प्रेजेंटेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है। अब बात यह थी कि मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है मार्क्सन फार्मा से। तो देखिएगा, मार्केट की एक्सपेक्टेशन बड़ी ज़बरदस्त है। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था सेल्स भी ग्रोथ होएगी और ईपीएस 2 रुपये के पार जाएगा। ईपीएस इस क्वार्टर का 2 रुपये के पार जाएगा, जिसकी वजह से शेयर्स आपको 118 रुपये की क्लोजिंग प्राइस पर नजर आ रहा है, और इस शेयर्स का 52 वीक हाई 122 है, जो आज से यानी कि जो कल से पहले दिन जो है इसने ट्रेड में लगाया था। ये है मार्क्सन फार्मा के बारे में बातें। अब
बाजार की उम्मीदें हो गई, हमारी उम्मीदें हो गई। तो हमारी उम्मीदें थी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सॉफ्टनेस हो सकता है, ईयर ऑन ईयर जबरदस्त देगा। अब इसके साथ साथ अगर हम आगे की बात करें कि भाई आपने क्या उम्मीद की थी, मुझे ये उम्मीद थी कि 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आएगी रेवेन्यू के अंदर और 15 से 16% की ग्रोथ आएगी ईपीएस में। मैं पैट में नहीं कह रहा, क्योंकि इस बार इक्विटी डाइल्यूशन हुई थी, क्योंकि कुछ नए शेयर वारंट के माध्यम से आए थे जो पिछले साल सेम क्वार्टर में नहीं थे। तो मुझे उम्मीद थी कि 15 से 16% ईपीएस ग्रोथ आएगी। अगर हम आगे बात करें कि भाई मैनेजमेंट क्या सोचती है, तो देखिएगा मैनेजमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है अभी भी, और मैनेजमेंट की कमेंट्री आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है अभी भी, और उन्होंने बताया कि जो टेवा फार्मा है उसके ऊपर जो प्रोसेस है या जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। और अब रिजल्ट को समझने से पहले देखिएगा कुछ चीज़ें हम समझना चाहेंगे, क्योंकि रिजल्ट को अगर हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। देखिएगा एक चर्चा हम करेंगे सबसे पहले कि भाई जो रेवेन्यू है उसमें जो ग्रोथ हुई वो किस तरीके की हुई। देखिएगा ईयर ऑन ईयर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट होती है। देखिएगा रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 15.3%। अब ये 15.3% की जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है। देखिएगा रेवेन्यू जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रेवेन्यू से ही सारे प्रॉफिट निकलते हैं। और मुझे अपनी क्लासरूम की एक बात याद आ रही है जो मैं स्टूडेंट्स को लेक्चर देते वक्त बोलता था। मैं हमेशा बोलता था कि सेल्स या रेवेन्यू सभी प्रकार के प्रॉफिट्स की माँ है। ठीक है जी, तो जो सेंटेंस में बोलता था वो यही था कि सेल्स सभी प्रकार के प्रॉफिट्स की जननी है, यानी कि माँ है। तो वास्तव में सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम कभी किसी रिजल्ट को देखते हैं तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात होती है ग्रोस प्रॉफिट। क्या होता है ग्रोस प्रॉफिट और क्या होती है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन्स या ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। जब कभी किसी सेल के अंदर से उसको बनाने के खर्चे, या अगर बनाते नहीं है तो खरीदने के खर्चे, अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करें और अगर उसका रिजल्ट प्लस में आता है तो उसको बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट। मान लीजिएगा आपने सेल करी 50,000 रुपये की, और जो 50,000 की सेल की वो आपने माल खरीदा था 40,000 का, तो आपका शुद्ध मुनाफा तो कुछ और होगा, लेकिन जो सकल मुनाफा है यानी कि ग्रोस प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये होगा। उसमें से और खर्चे भी अभी आपने माइनस करने हैं। इस तरीके के प्रॉफिट्स को बोलते हैं ग्रोस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो बनाया आपने उसकी कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपके पास आता है ग्रोस प्रॉफिट। इसके बाद आता है कि मार्जिन्स कैसे निकालते हैं। उस ग्रोस प्रॉफिट को अगर इस रेवेन्यू से डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा इस ग्रोस प्रॉफिट को इस सेल से डिवाइड करेंगे तो ये मार्जिन्स आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद होता है ईबिटा। ईबिटा को जनरली हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अलाउंस, यानी कि ब्याज देने से पहले, डेप्रिसिएशन देने से पहले और टैक्स देने से पहले के प्रॉफिट। तो इसका मतलब है कि ग्रोस प्रॉफिट जो है उसमें से अगर हम दो खर्चे और निकाल दें, यानी कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे जो कि ऑपरेटिंग नेचर के खर्चे होते हैं, तो हमारे पास ईबिटा आ जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि रेवेन्यू में से जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी वो भी माइनस करनी है, प्लस दो और एक्सपेंसेस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करते हैं वो भी माइनस कर देंगे, तो आपके पास ईबिटा आती है। और अगर सभी तरीके के खर्चे माइनस कर दें, यानी कि डेप्रिसिएशन भी, टैक्स भी और डेप्रिसिएशन भी, तो आपके पास जो प्रॉफिट आता है सेल्स में से इन सबको माइनस करने के बाद वो आता है पैट। और इनके जो मार्जिन्स होते हैं इनको जब सेल से डिवाइड करते हैं तो ये परसेंटेज निकल कर आती है। इसको अगर सेल से डिवाइड करते हैं तो ये परसेंटेज निकल कर आती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है। जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फिगर्स आपको दी हुई होती हैं वो एग्जैक्टली जो है डेसिमल्स वैल्यू नहीं दी होती हैं। तो डेसिमल की वैल्यूज़ के बाद की जो वैल्यूज़ हैं उनको और एक कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स होती हैं उनको किया जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आपको मिल सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई अब रेवेन्यू तो इम्पोर्टेंट है, अब रेवेन्यू की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि जो ICAI है यानी कि जो सी इंस्टीट्यूट है उसने जब अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 निकाला था तो उसने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है फोकस किया था कि रेवेन्यू गलत तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं होनी चाहिए, जिस पीरियड की है उसी पीरियड में आनी चाहिए।
तो रेवेन्यू की जो इंपॉर्टेंस है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में भी सीए सूट ने दी थी। तो अब अगर हम बात करें उन सब पहलुओं को कि अकाउंटिंग की भी सारी बातें जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि भाई रिजल्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उसके लिए हम आएंगे आपके साथ दूसरी वीडियो में। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।